बक्सर की जनता मूर्ख नहीं है, मूड नहीं है, उसको आप हाँक नहीं सकते, आप नहीं सेफ सीट का कंसेप्ट नहीं है कुछ भी बोल के। तो ये सारी चीज़ें 4 को प्रूव हो जाएगी। कुछ तो मूलभूत इश्यूज हैं यहाँ पे जो मैं एज अ ब्यूरोक्रेट नहीं एड्रेस कर सकता हूँ। बोलूंगा भी तो उस पर भी क्वेश्चन हो जाएगा, अब उस पर भी आपको शो कॉज आ जाएगा, सस्पेंड हो जाएंगे और ये सब चीज़ें होगा। एक फ्री माइंड से होकर जब आप समाज सेवा में उतरते हैं वो ज़रूरी होता है। तो उस फ्री माइंडेडनेस के चलते मैं अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारा कह सकते हैं अपनी वर्दी IPS की नौकरी को मैंने जाने दी। और लहर बोल के कुछ नहीं होता। मैं देखिए पढ़ा लिखा आदमी हूँ, और लहर मतलब क्या होता है कि आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, आप बरगलाते हैं, आप उसको हिप्नोटाइज करते हैं, वो काम मैं नहीं करता। तो रह के पुलिस में या IAS IPS किसी में रह के आप एग्जीक्यूट करा सकते हैं, बहुत ज़्यादा आप बदल नहीं सकते कुछ चीज़। मुझे कहीं कहीं एक मूलभूत परिवर्तन का दिखता है जगह जहाँ पे कि चेंज चाहिए। बहुत सारे ऐसे हमारे पॉलिसीज प्रोग्राम्स हैं जहाँ मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं बायस्ड हैं, और जिसके कारण से नहीं तो एक राज्य इतना कैसे पिछड़ गया गुरु, आप समझिए ना। मुझे अगर एक भी वोट मिलता ना भाई साहब, मैं बताता हूँ, 2 रादर, पहला वोट तो मैं खुद का अपना ही दूंगा, हाँ 2 वोट भी अगर मुझे मिलता है तो मैं उस दूसरे आदमी के लिए यहाँ रुकूंगा जिसने मुझे अपना नेता माना है, जिसने अपना भरोसा मुझ में जताया है। तो इसीलिए आनंद मिश्रा यहाँ टिक के रहेगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। मैं सोशल सर्विस करने आया था, मैं बार बार बोलता हूँ, पॉलिटिक्स मेरे लिए एक प्लेटफॉर्म है, मैं यहाँ काम करते रहूँगा। मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ, मैं अपने हाथों से बदलना चाहता हूँ हमारे इस क्षेत्र का और बिहार का जो अधूरा से काफ़ी सपने हैं, जो छूटता हुआ कुछ इसका अपना क्या कहेंगे, इसकी काबिलियत है जो कहीं छूट रही है, मैं इसको संजोना चाहता हूँ। मैं खुद बिहार जब बन रहा है तो मैं उसमें डायरेक्टली पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। पूछिए उन लोगों से जिसने मुझे पार्टी नहीं ज्वाइन कराया, ये जवाबदेही उनकी है, मेरी नहीं है। मैं पहले वही मांगा था, मैं संगठन का काम मांगा था, मैं पार्टी का टिकट नहीं मांगा था, मैं संगठन का काम मांगा। जब आप हम जैसे लोगों को आप पार्टी में नहीं एंट्री करने देते हैं तो फिर आपको ये क्यों लगता है कि मेरा भविष्य और या देश का भविष्य सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी से हो सकता है? ये नहीं सोचना चाहिए। मैं फ्रीलांसर रह सकता हूँ, मैं इंडिपेंडेंट, आजीवन इंडिपेंडेंट रह सकता हूँ। बहुत होते हैं परिवार सपोर्ट नहीं करता है, वो आदमी मर नहीं जाता, वो इंडिपेंडेंटली काम करता है, मैं इंडिपेंडेंटली काम करूंगा। तो ये देखिए, ये बहुत ही छोटी सोच है। मैं बोलता हूँ वही लोग ही होंगे जो मैं बोलूँगा, वही लोग होंगे। बहुत छोटी सोच है कि आदमी IPS का नौकरी छोड़ के किसी का B टीम बनने आएगा, किसी के टुकड़े पे पलने आएगा, किसी के लिए बहुत छोटी सोच है ये सब। मैं इसी को तो बदलने आया हूँ ना पार्टनर, इसी को बदलने आया हूँ कि यहाँ ग्राउंड पे आनंद मिश्रा काम करेगा, इसीलिए आनंद मिश्रा को वोट दे। बाकी लालू जी या मोदी जी यहाँ ग्राउंड पे काम नहीं करेंगे। अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना चाहता हूँ मैं, यहाँ पे अवसर क्रिएट करना चाहता हूँ हर एक उस टैलेंट के लिए, हर एक उस प्रतिभा के लिए जो कि अपने आप को संपूर्ण विकसित कराना चाहता है। क्योंकि हमारे जब लोग ह्यूमन रिसोर्स बेहतर होगा तभी हमारा ये बक्सर या बिहार डेवलप होगा। जो पूरे वोट है, हम एक वोट भी किसी को नहीं देंगे। हम इस टारगेट बात करें तो, क्योंकि यार विकास से तो मुद्दा सबका जुड़ा हुआ है ना। हमारा तो मुद्दा कोई है नहीं कि आप इस जाति वाले 2 नहीं तो वो जाति मार देंगे, उस धर्म वाले 2 नहीं तो वो धर्म वाले आपको खा जाएंगे। ऐसा तो फिर है ही नहीं। मुझे हर जाति चाहिए, हर धर्म चाहिए। लेकिन प्योर वेजिटेरियन आदमी, शुद्ध शाकाहारी आदमी हूँ, तो ये घर के संस्कार है। तो ये घर में हम जाइए तो इसी टाइप के कलर्स के मिलेंगे, तो ये मिलते हैं, सफ़ेद मिलते हैं, तो ये मुझे ठीक भी लगता है कलर, तो इसलिए लगा के रखता हूँ। ये मंदिर खाली अच्छा होने से भक्ति नहीं होती है, उसके अंदर बैठे देवता को भी देखना ज़रूरी है। कहने का मतलब सिर्फ पार्टी और सिंबल देखने से नहीं होगा, उसके अंदर बैठे कैंडिडेट को भी देखना ज़रूरी है। तो अल्टीमेटली जो भगवान आपको आशीर्वाद देंगे या जो भी होगा वो कैंडिडेट ही होगा जिसका आशीर्वाद आपको मिलेगा या जो आपके लिए काम करेगा। तो उस पर ध्यान ज़रूर दीजिए, इन चीज़ों से निकलिए। हम बक्सरवासी ही नहीं, हम बिहारी और हम पूरा भारत, हम डिज़र्व करते हैं पार्टनर एक अच्छा कैंडिडेट। हम नहीं डिज़र्व करते हैं एक क्रिमिनल बैकग्राउंड का कैंडिडेट, हम नहीं डिज़र्व करते हैं ऐसा कैंडिडेट जो अपने लिए पब्लिक सर्विस के नाम पे वो खुद के लिए जीता हो। हमें एक अच्छा कैंडिडेट दीजिए। मैंने पहले भी बोला था, आप मुझसे एक बेहतर कैंडिडेट दे दीजिए, मैं उसका झंडा उठाने को तैयार हूँ। मैंने ये भी ऑफर दिया था। लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम प्रत्याशियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। बक्सर में सभी लगातार मेहनत कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जीत उनकी ही होगी। कई लोग मुद्दों की बात कर रहे हैं, कई लोग ये कह रहे हैं कि कोई एक खास चेहरा जिसे देखकर मतदाताओं को मत देना चाहिए। अब वो लोग मतदाताओं को कितना रिझा पाएंगे तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन तमाम लोग ये दावे कर रहे हैं कि जीत उनकी ही होगी। फिलहाल अभी हमारे साथ बक्सर में जो चर्चा का केंद्र बने हुए हैं पूर्व IPS आनंद मिश्रा जी हमारे साथ हैं और हम उनसे जानेंगे कि उनके क्या दावे हैं और क्या लगता है कि जनता मतलब कितना आपके पक्ष में है। पहले धन्यवाद चंद्रकांत जी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। और जनता मैं ग्राउंड पे जब हम लोग जाते हैं तो देखिए मैं समझता हूँ इस बात को बहुत प्रैक्टिकली हम लोग अप्रोच कर रहे हैं। तो सपोर्ट और वोट
दो अलग चीज़ें होती है, ये भी हम समझते हैं। भीड़ एक अलग चीज़ होती है और उसको मत पेटी में वोट में तब्दील होना अलग होता है। मैं भी जानता हूँ कि फेसबुक पे लाइक्स और व्यूज़ का कोई कोरिलेशन नहीं है आपके वोट्स के साथ, ये भी जानता हूँ। तो ये सब चीज़ों को जब आप जान के आप अप्रोच करते हैं और फिर जो आपके फाइंडिंग्स होते हैं तो वो शायद कहीं सटीक होंगे, इसलिए मैंने पहले ही ये डिस्क्लेमर्स दे दिए हैं। तो अब जब ग्राउंड पे जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, मैं आई कैन सी द ट्रूथफुलनेस इन आँखों में। लोग अपने पैसे खर्च करके आपके लिए मंच नहीं बनाएंगे, लोग आपके लिए इतना इकट्ठा चीज़ें नहीं करेंगे, लोग ऐसे मतलब कूद कूद के आपके लिए कुछ करने की कोशिश नहीं करेंगे, अपने घर में खींच के नहीं ले जाना चाहेंगे, है ना, अपनी माँ से मिलाना नहीं चाहेंगे, अपनी बेटियों से मिलाना नहीं चाहेंगे। ये सब जब चीज़ें हमारे साथ होने लगती है तो ये यकीन होता है कि वो हमसे जुड़ रहा है, वो दिल से जुड़ा हुआ आदमी सिर्फ वो सपोर्टर नहीं है, वो वोटर भी होगा, कहीं उससे बढ़ के वो जुड़ रहा है। तो ये चीज़ देखते हुए हमें लग रहा है हम इलेक्शन जीत रहे हैं। बक्सर में तमाम ऐसे लोग आए हैं जिनको बक्सर के 5 गांवों के नाम नहीं मालूम, उन्हें ये नहीं मालूम कि विकास किस तरह से करना है, उन्हें ये लगता है कि मैं कोई खास चेहरा दिखाऊंगा और मुझे वोट मिल जाएगा। आपको क्या लगता है कि मतलब बक्सर के लोग इतने कमज़ोर हैं जो ऐसे लोगों की बातों में आ जाएंगे? ये कमज़ोर नहीं है, बट ये नरेटिव्स बहुत बिल्डअप किया था। अब देखिए यहाँ पे कंटिन्यूसली ऐसे नरेटिव्स बिल्डअप कर रहे हैं कि मैं भी देखता हूँ और मैं अपने जहाँ सभाओं में इस बात को लोगों को सचेत भी करता हूँ कि कभी भी जब अगर कोई ग्रांटेड ले लेता है ना, तो सबसे बड़ी गलत बात तो ये है। तो जब आप कहते हैं ना ये हमारा वोटर है, ये हिलेगा नहीं, फिक्स कोई भी पार्टी, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? आप उस वोटर की आप समझ को आप चैलेंज कर रहे हैं, आप उसको मतलब एकदम टैग कर दे रहे हैं कि वो गुरु है, वो कोई भेड़ बकरी है कि आपने हक दिया वो उस तरफ चला जाएगा। ऐसा नहीं है। आज का वोटर जागरूक वोटर है। कुछ एक ज़रूर है, एक सेक्शन जिसको आप कह सकते हैं, वो हर एक, उसमें कोई जाति धर्म संप्रदाय की बात नहीं, कुछ पार्ट हर सेक्शंस में है जो कि अपना अप्लाई नहीं करते, दिमाग अप्लाई नहीं करते हैं, जो किसी ने कह दिया कर दिया, बट वो एक पार्ट है। तो मैं अब की बार ये 4 को अगर कुछ सरप्राइज़ मिलता है तो उसके लिए मेरे लिए सरप्राइज़ नहीं होगा, बट बहुतों के लिए सरप्राइज़ होगा जब बक्सर दिखेगा कि बक्सर अपनी अस्मिता को उस दिन प्रदर्शित करेगा, अपने सम्मान को प्रदर्शित करेगा और ये प्रदर्शित करेगा कि बक्सर की जनता मूर्ख नहीं है, मूड नहीं है, उसको आप हाँक नहीं सकते, आप नहीं सेफ सीट का कंसेप्ट नहीं है कुछ भी बोल के। तो ये सारी चीज़ें 4 को प्रूव हो जाएंगी। बहुत लोग ये कहते हैं कि पार्टियों के साथ अगर आप जुड़ के आते हैं मैदान में तो एक कैडर वोटर होता है जो एकदम सीधे आपके साथ है। तो अभी तो आपने ये बात कही कि नहीं, ऐसे लोग नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोग ये कहते हैं कि लहर नहीं है आनंद मिश्रा की। आपको क्या लगता है लहर कितनी? अब देखिए ये यही इसी को नैरेटिव बिल्डिंग कहते हैं, है ना। तो किसका लहर है जाकर पता कर लीजिए, हाँ किसका है लहर। तो लहर कुछ नहीं होता है यहाँ पे। आपका जो है ना, ये जब आपने कहा, ये जो वर्ड आपने यूज़ किया, आप किसी भी गांव में चले लीजिए, मैं आपको बताता हूँ, किसी भी गांव में इंटीरियर जाके आप पूछ लीजिए मेरे बारे में। हो सकता है बहुत ज़्यादा नहीं जानेगा मेरे बारे में, हो सकता नहीं जानेगा, पर जानेगा कि हाँ कोई IPS अफसर है, वो भी मैदान में है, इतना जानेगा। तो ये एक उपलब्धि है हमारी। और लहर बोल के कुछ नहीं होता। मैं देखिए पढ़ा लिखा आदमी हूँ, और लहर मतलब क्या होता है कि आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, आप बरगलाते हैं, आप उसको हिप्नोटाइज करते हैं। वो काम मैं नहीं करता। तो रह के पुलिस में या IAS IPS किसी में रह के आप एग्जीक्यूट करा सकते हैं, बहुत ज़्यादा आप बदल नहीं सकते कुछ चीज़। मुझे कहीं कहीं एक मूलभूत परिवर्तन का दिखता है जगह जहाँ पे कि चेंज चाहिए। बहुत सारे ऐसे हमारे पॉलिसीज प्रोग्राम्स हैं जहाँ मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं बायस्ड है, और जिसके कारण से नहीं तो एक राज्य इतना कैसे पिछड़ गया गुरु, आप समझिए ना। तो जो नेचुरली हमारे बारे में लोग जानते हैं, जो समझते हैं, वो है। और फिर मैं यही कहूँगा कि उम्र में क्या लहर है क्या लहर नहीं है, वो सब कुछ प्रूव हो जाएगा। और इस तरह की जो नैरेटिव बिल्डअप का काम करते हैं लोग, उनसे मेरा यही रिक्वेस्ट रहता है कि उससे अच्छा है कि ग्राउंड पे उतरिए, मेहनत करिए, है ना, पॉजिटिविटी लाइए। मैं बक्सर का लड़का हूँ, मैं नहीं चाहता कि कोई भी पॉलिटिशियन हमारे यहाँ नकारात्मक फैलाए, कोई भी तरह का नकारात्मकता फैला। मैं अगर बेटे के हिसाब से बोल रहा हूँ, पॉलिटिशियन के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ। आप जमीन पे जाइए, उतरिए, अपनी बात को अच्छे से रखिए, समझाइए, लोगों को कन्विंस करिए, है ना, और उस बल पे आप आगे बढ़िए। अच्छा, बार बार आप अपनी सभाओं में कहते हैं या इंटरव्यूज में कहते हैं कि आप जो है समाज को बदलने की सोच के साथ आए हैं यहाँ पे। तो आप जहाँ थे वहाँ भी अच्छा काम कर रहे थे, वहाँ भी नशा विमुक्ति से लेकर तमाम तरह के ऐसे काम हैं जो आपने किए हैं। तो फिर क्या वो मतलब लगा कि राजनीति में ही आके आप कर सकेंगे जो वहाँ नहीं कर रहे? जी एकदम आप सही कह रहे हैं। देखिए वो जो एक था ना, जो पुलिसिंग या कोई भी गवर्नमेंट सर्विस का एक हद होता है, एक दायरा होता है, अब उसे बाहर नहीं कर सकते। दूसरा क्या होता है कि आप पॉलिसी डिज़ाइनिंग में बहुत कम आपका रोल होता है, पॉलिसी मेकिंग में बहुत कम रोल होता है। तो वो चीज़ होता है। बहुत सारी चीज़ें जब होती है ना, आप सरकार मतलब इसमें सब राज्य अगर बगल का इधर ही डेवलप हो रहा है, उस बगल डेवलप हो रहा है, नीचे डेवलप हो रहा है, ऊपर डेवलप, हम ही क्यों पिछड़ गए?
तो कुछ तो मूलभूत इश्यूज हैं यहाँ पे जो मैं एज अ ब्यूरोक्रेट नहीं एड्रेस कर सकता हूँ। बोलूंगा भी तो उस पर भी क्वेश्चन हो जाएगा, अब उस पर भी आपको शो कॉज आ जाएगा, सस्पेंड हो जाएंगे और ये सब चीज़ें होगा। एक फ्री माइंड से होकर जब आप समाज सेवा में उतरते हैं वो ज़रूरी होता है। तो उस फ्री माइंडेडनेस के चलते मैं अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारा कह सकते हैं अपनी वर्दी IPS की नौकरी को मैंने जाने दी। 13 साल आपने वहाँ बिताए और अब आप यहाँ आए हैं। सफलता असफलता आपके हाथ में है नहीं, तो जो भी परिणाम आते हैं, परिणाम हो सकता है कि आपके पक्ष में आए, हो सकता है कि आपके पक्ष में ना आए, तो क्या उसके बाद आनंद मिश्रा इतनी ही मजबूती से टिके रहेंगे अगर परिणाम पक्ष में ना आए तो? बिल्कुल। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये सब भी सारे राजनेताओं के लिए होगा। ये सीखने समझने की बात है। बहुत लोग जानते होंगे, बोलेंगे भाई ये आज का लड़का हमको सिखा रहा है और ये सिखा रहा है। ये सिखा रहा है कि आप जब राजनीति में आते हैं, मान लीजिए 2 लाख वोटर्स हैं सपोज, है ना, मान लो दो ही लोग हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं। एक को 1,10,000 मिला, एक को 90,000 मिला। 1,10,000 वाला जीत गया, 20,000 उसके ज़्यादा वोट्स हैं, 90,000 वाला हार गया। तो अगर वो 90,000 वाला चला जाता है हार के, तो सीधा दगेबाजी है उन 90,000 लोगों के साथ जिन्होंने उसको अपना नेता माना था। सिर्फ 20,000 लोग तो ज्यादा थे जिसने दूसरे को पक्ष को नेता माना था। 90,000 लोग, मुझे अगर एक भी वोट मिलता ना भाई साहब, मैं बताता हूँ, 2 रात, पहला वोट तो मैं खुद का अपना ही दूंगा, हाँ 2 वोट भी अगर मुझे मिलता है तो मैं उस दूसरे आदमी के लिए यहाँ रुकूंगा जिसने मुझे अपना नेता माना है, जिसने अपना भरोसा मुझ में जताया है। तो इसीलिए आनंद मिश्रा यहाँ टिक के रहेगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। मैं सोशल सर्विस करने आया, मैं बार बार बोलता हूँ, पॉलिटिक्स मेरे लिए एक प्लेटफॉर्म है। मैं यहाँ काम करते रहूँगा। मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ, मैं अपने हाथों से बदलना चाहता हूँ हमारे इस क्षेत्र का और बिहार का जो अधूरा से काफ़ी सपने हैं, जो छूटता हुआ कुछ इसका अपना क्या कहेंगे, इसकी काबिलियत है जो कहीं छूट रही है, मैं इसको संजोना चाहता हूँ। मैं खुद बिहार जब बन रहा है तो मैं उसमें डायरेक्टली पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। आप संघ के विचारधारा से जुड़े हुए हैं। लोग कहते हैं कि संघ के कार्यकर्ता होने के नाते आप अगर कार्यकर्ता बन के बीजेपी के साथ कुछ दिन काम करते तो वो आपके लिए बेहतर होता। आपको क्या लगता है कि इतनी जल्दीबाजी में यहाँ आना क्या नुकसानदायक हो सकता है? देखिए, 2 पक्ष इसमें बोलूँगा। पहला बात, हाँ मैं एक विचारधारा से, दूसरा अगर वो ऐसा करते तो अच्छा होता। पूछिए उन लोगों से जिसने मुझे पार्टी नहीं ज्वाइन कराया। ये जवाबदेही उनकी है, मेरी नहीं है। मैं पहले वही मांगा था, मैं संगठन का काम मांगा था, मैं पार्टी का टिकट नहीं मांगा था, मैं संगठन का काम मांगा। जब आप हम जैसे लोगों को आप पार्टी में नहीं एंट्री करने देते हैं तो फिर आपको ये क्यों लगता है कि मेरा भविष्य और या देश का भविष्य सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी से हो सकता है? ये नहीं सोचना चाहिए। मैं फ्रीलांसर रह सकता हूँ, मैं इंडिपेंडेंट, आजीवन इंडिपेंडेंट रह सकता हूँ। बहुत होते हैं परिवार सपोर्ट नहीं करता है, वो आदमी मर नहीं जाता, वो इंडिपेंडेंटली काम करता है, मैं इंडिपेंडेंटली काम करूंगा। तो इस चीज़ से मैं निकल गया हूँ, उभर गया हूँ इस बात से कि इस भुलावे में नहीं हूँ कि आप मुझे नहीं जगह देते हैं तो मेरी जगह नहीं है। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि ये पहला क्वेश्चन जो है कि जो बहुत कह रहे हैं आप जल्दबाजी दिखा रहे हैं, मैं हर उस आदमी से कहता हूँ जाके हर उस आदमी से पूछो जिसने मुझे पार्टी में नहीं ज्वाइन करना, करने ही नहीं दिया ज्वाइन। मैं बता रहा हूँ आपको, है ना, वो क्यों नहीं करने दिया, उनसे पूछिए उनका क्या उद्देश्य है, वो कौन सा धैर्य दिखा रहे, वो संगठन को कैसे बलशाली बना रहे हैं। एक IPS ऑफिसर के लिए जो इतने शिद्दत से आके काम करना चाहता है, आप ज्वाइन नहीं करने देते, तो आप कौन से संगठन को मजबूत, आप, मुझे नहीं लगता आप संगठन को मजबूत बना रहे हैं। आप तो मतलब एक तरीकेबद्ध हिसाब से आप तो बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। या लोगों को नहीं दिखता ये बात? और कौन अपने दिल पे हाथ रख के कह दे कि मैंने नहीं अप्रोच किया हो, मैं अभी नाम किसी का नहीं लूंगा, लेकिन दिल पे हाथ रख के कोई कह दे कि मैंने अप्रोच ना किया था, मैंने हर पॉसिबल आदमी को अप्रोच किया था कि मुझे पार्टी ज्वाइन करा दीजिए, मुझे संगठन में तो काम करने दीजिए। करा दिए होते मैं नहीं लड़ता चुनाव। मैं बताता हूँ, आपने मुझे जब पार्टी में ज्वाइन ही नहीं कराया तो कौन सा डिसिप्लिन मेरे ऊपर लागू होता है? मैं तो किसी कंडक्टर से। अच्छा, क्या वही लोग हैं जो आपको आज ये कह रहे हैं कि आप राजद की बी टीम हैं? ये देखिए, ये बहुत ही छोटी सोच है। मैं बोलता हूँ वही लोग ही होंगे जो मैं बोलूँगा, वही लोग होंगे। बहुत छोटी सोच है कि आदमी IPS का नौकरी छोड़ के किसी का बी टीम बनने आएगा, किसी के टुकड़े पे पलने आएगा, किसी के लिए, बहुत छोटी सोच है ये सब। मैं इसी को तो बदलने आया हूँ ना पार्टनर, इसी को बदलने आया। अच्छा, बक्सर के मतदाता जो हैं वो आनंद मिश्रा को वोट क्यों दें? क्योंकि उनके पास पहले से ऑप्शन है कि एक तरफ लालू जी हैं, एक तरफ मोदी जी हैं, बड़े चेहरे हैं, तो आनंद मिश्रा को वोट क्यों दें? क्योंकि यहाँ ग्राउंड पे आनंद मिश्रा काम करेगा, इसीलिए आनंद मिश्रा को वोट दें। बाकी लालू जी या मोदी जी यहाँ ग्राउंड पे काम नहीं करेंगे।
आपने कई बार दोहराया है, मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो दोहराएं कि बक्सर में क्या क्या बदलने की चाहत रखते हैं और आप क्या क्या बदल सकते हैं। मेरे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसको बताना कि मैं ब्रॉड में बताऊं, एकदम सिनॉप्सिस, जो आपका इंटरव्यू आगे नहीं देखना चाहिए यहीं खत्म करना है उनके लिए बताता हूँ। मैं यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे अवसर क्रिएट करना चाहता हूँ हर एक उस टैलेंट के लिए, हर एक उस प्रतिभा के लिए जो कि अपने आप को संपूर्ण विकसित कराना चाहता है। क्योंकि हमारे जब लोग ह्यूमन रिसोर्स बेहतर होगा तभी हमारा ये बक्सर या बिहार डेवलप होगा। तो ये अवसर क्रिएट करना, वो अवसर कैसे क्रिएट करूँगा? हर एक माध्यम से। पहले तो अवसर क्रिएट करने के लिए आपको एक परफेक्ट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होना आपका रहना चाहिए। मतलब आपका जो पूरा कानून व्यवस्था है वो बेहतरीन बेस्ट होना चाहिए। तो उसको मुझे उस पर ज़रूर काम करना चाहूँगा मैं। उसके बाद जो आता है स्वास्थ्य व्यवस्था, जो यहाँ ग्राउंड पे प्रॉब्लम है, ग्राउंड पे इश्यूज हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था राइट फ्रॉम आप छोटे से जो आप मोहल्ले का डिस्पेंसरी से लेके सुपर स्पेशलिटी फैसिलिटी तक, ये सब कुछ क्रिएट होना पड़ेगा। क्योंकि आज ऐसा है कि हमारे बक्सर के यहाँ ना बच्चे पैदा होते हैं ना यहाँ पे बूढ़े लोग मरते हैं। वो दोनों के लिए उनको बाहर किसी हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। मैं आज ही कह रहा था कि बक्सर ऐसा हो गया कि बक्सर के लोग यहाँ के किराएदार हो गए हैं। यहाँ सिर्फ जीने आते हैं, पैदा भी कहीं और हॉस्पिटल में होता है, मरते भी किसी और हॉस्पिटल पे हम लोग हैं। तो ये एक पार्ट है जिस पे मुझे काम करना है और उसको इमरजेंसी पे करना है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, मुझे शिक्षा पे काम करना है यहाँ पे राइट फ्रॉम आप किंडरगार्टन। क्योंकि मैं मानता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि प्राइमरी लेवल पे सिखाई जाती हैं। अब संवेदनशीलता फॉर एग्जांपल वो प्राइमरी लेवल पे सिखाई जाती है। आप बड़े लोगों को संवेदनशील नहीं बना सकते हैं। तो मुझे ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि डेफिनेटली न्यू एजुकेशन पॉलिसी का आप ले लीजिए, या फिर आप एक सर्वांगिक जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड रहा है इस शिक्षा का, जो कि जिसमें एथिकल एजुकेशन, मॉरल एजुकेशन सब इन्वॉल्व है। तो सब पार्ट को लेकर डेफिनेटली अब इसमें बहुत कुछ आता है। वोकेशनल कोर्सेस आएंगे, प्रोफेशनल कोर्सेस आएंगी, है ना, स्किल रिलेटेड कोर्सेस आएंगे, ब्रिज कोर्सेस आएंगे, बहुत तरह की चीज़ें हैं जिस पे हम करना चाहते हैं। तो एजुकेशन मेरा नेक्स्ट प्रायोरिटी है। उसके बाद अगर आप हमसे पूछेंगे कि तो होता है एम्प्लॉयमेंट, और एम्प्लॉयमेंट में नौकरी क्रिएट करने की बात बिल्कुल नहीं करता। मैं नहीं कहता मैं नौकरियां बना लूँगा। हाँ, ये जरूर जानता हूँ कि मैं जो चेंज ओवर लाऊंगा इकोनॉमी में, जो नेक्स्ट पॉइंट में बताने वाला हूँ, तो उस चेंज ओवर से डेफिनेटली यहाँ पे काफ़ी रोजगार क्रिएट होगा। जो ज़रूरी नहीं है कि सरकारी हो, लेकिन उसको रेगुलेट करने के लिए काफ़ी सरकारी पोस्ट भी क्रिएट हो गए। तो ये एक चीज़ है। और उसमें भी एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट को जो ब्रिज, हमारे यहाँ पे देखिए ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, लेकिन वो एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है, उनको जॉब मिल नहीं पाता, वो एग्ज़ाम निकाल नहीं पाते, इंटरव्यूज़ में फेल हो जाते हैं। तो वो जो उनको गैप को हमको ठीक करना है, उसके लिए मैं स्पेशल कोर्सेस यहाँ पे किस तरह की कोचिंग होती है, स्पेशल फैसिलिटीज़ होते हैं, वो मैं क्रिएट करना चाहता हूँ। मे बी 10 साल ऐसा हमको करना पड़ेगा। तब तक 10 साल के बाद जो हमारा पौध बन के आएगा ना, उसको ये सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो पूरा एकदम टकाटक एकदम आगे जाके काम करेगा। इसके अलावा हाँ इसके बाद इकोनॉमी जो है हमारा मतलब स्वरोजगार पे हमको काम करना पड़ेगा। उसमें भी एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिस पे मुझे काम करना है। एम्प्लॉयमेंट भी आप बात करें तो किस तरह से हमारे यहाँ भी हरित क्रांति आ सकती है। डेफिनेटली इसमें तो चकबंदी से ही काम शुरू करना पड़ेगा। वहाँ से पहला इशू तो वहीं से फंसता है। तो हमें हरित क्रांति कैसे ला सकते हैं, उससे रिलेटेड हम सफ़ेद श्वेत क्रांति कैसे ला सकते हैं, और अलग अलग जो भी हमारे एग्रीकल्चर और एग्रो बेस्ड जो हमारे और भी काम हो सकते हैं उसको, क्योंकि ये प्रदेश एग्रीकल्चरल प्रदेश है, उसकी तरह से एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स हम काफ़ी सारे यहाँ पे कर सकते हैं। और बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से हम इन सारे एग्रीकल्चर बेस्ड सेक्टर्स के इर्द गिर्द काफ़ी बड़ा इकोनॉमी हम यहाँ खड़ा कर सकते हैं। इसके अलावा हम सॉफ्टवेयर के रिलेटेड भी काम कर सकते हैं, IT रिलेटेड काम कर सकते हैं। बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं यहाँ बक्सर के जो बाहर जाके IT रिलेटेड सेक्टर्स में काम करते हैं। छोटे स्टार्टअप्स उन्होंने किए हैं बैंगलोर में, दिल्ली में, नोएडा में, मैं जानता हूँ उनको। दे आर रेडी टू कम बैक। आप हमें सिचुएशन प्रोवाइड करिए ना, हम आके यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, तो हम उनको कर सकते हैं। और रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, स्पोर्ट्स फैसिलिटी पे मैं बहुत काम करना चाहता हूँ, जिसमें कि हर एक विलेज में, हर एक गांव में एक प्लेग्राउंड हो, हर एक पंचायत पे एक मिनी स्टेडियम हो, और कम से कम एक ओलंपिक स्टैंडर्ड का स्टेडियम हमारे बक्सर। और इस तरह से मैं चाहूँगा कि हर एक जिले में हो। हम 13 करोड़ का पॉपुलेशन, हम 13 वर्ल्ड चैंपियंस नहीं बना, 13 छोड़िए ना, मतलब एक भी नहीं बना पा रहे, ये हालत हो गया हमारा, है ना। तो ये चीज़ को हमको, क्योंकि यहाँ पे देखिए ड्रग्स आजकल यहाँ पुश इन हो रहा है। मैं आके यहाँ पे देखा, पता चला ड्रग्स पुश इन हो रहा है। हमारे बच्चे अलग अलग रास्तों में, गलत रास्तों में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास पॉजिटिव एक वे आउट ही नहीं है। तो स्पोर्ट्स मुझे लगता है काफ़ी, आर्ट एंड कल्चर पे मुझे बहुत काम करना है। यहाँ के जो लोकल आर्ट फॉर्म है, कल्चर फॉर्म है, आज भी मैं एक स्कल्प्टर से मिला कहीं से, जो ही वॉज लाइक वेरी गुड। तो मैं पूछा, आप इसका सिखाने का कुछ प्रबंधन है, आप कर सकते हैं? मतलब नहीं सर, हमारे पास तो अपॉर्चुनिटी करेंगे कैसे। मतलब कला भरा हुआ है हमारे यहाँ पे, उसको अवसर नहीं है, उस पर हमें काम करना है। और पूरा एग्रीकल्चर का मैंने बताया, पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर को रिवैम्प करने की जरूरत है। आप यकीन नहीं मानेंगे, हमारे पास इरीगेशन के इश्यूज़ हैं। इरीगेशन के साथ साथ हमारे, अगर आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड, आप टेल मी वन थिंग एंड देयर इज अ प्रॉब्लम।
यहाँ पे आप सोचिए स्टोरेज नहीं है, एक कोल्ड स्टोरेज नहीं है जहाँ पे आप अपने सामान रख सकते हैं, मंडी नहीं है जहाँ पे आप सामान बेच सकते हैं, है ना। किसान मतलब डिस्ट्रेस सेलिंग करता है अपनी चीज़ों को, तो बहुत बुरे हाल से किसान गुजर रहा है। उसके लिए हमें एड्रेस करना बहुत इश्यूज है। इंफ्रास्ट्रक्चर का देखें तो आप जो बड़े बड़े शहर ये सड़क देखते हैं, टोल टैक्स देने वाला सड़क देखते हैं, वो देख के जो बड़े बड़े लोग गुजर जाते हैं, बोलते हैं यार बिहार में सड़क ठीक हो गया। और टोल टैक्स से 100 मीटर नीचे उतर के आप देखिए लेफ्ट और राइट, आपको पता चल जाएगा बिहार कहाँ खड़ा है। आज भी अभी रोड खराब नहीं होता, रोड पे गड्ढे होते हैं। अब राजपुर आज ही आप देखिए वहाँ पे प्रॉपर, आप छोटी गाड़ी तो आप निकल नहीं पाएगी उसमें से, ये हालत है। तो ये सब चीजें मेजर इश्यूज हैं। तो आपने कहा कि आप पीएम मोदी के विजन से प्रभावित हैं, तो 10 साल तक उन्होंने राज किया, तो 10 साल के बाद भी स्थितियां अगर नहीं बदल पाई तो फिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? नहीं, इसके लिए जिम्मेदार हैं जो लोग पहले थे यहाँ पे, क्योंकि पीएम मोदी साहब ने तो उन्होंने तो विजन दिया ही है। अब यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा कि कहीं ना कहीं लीडरशिप का इश्यूज है, तो वही तो चेंज करने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको एक स्ट्रांग आदमी चाहिए। अगर आज भी एक स्ट्रांग कैंडिडेट आपके बक्सर में नहीं आता तो आज भी पीएम मोदी का विजन यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो इसीलिए मैं तो मानता हूँ कि अगर मैं इसको एक एज ए स्ट्रांग कैंडिडेट आऊँगा तो बल्कि मैं मोदी साहब का हाथ मजबूत ही करूँगा, और उनके जितने विजन्स हैं, जितने प्लान्स हैं, उसको मैं बढ़िया से एग्जीक्यूट करा सकूँगा। जब विकसित भारत का सपना है 2047 का, उसमें हमारा विकसित बक्सर और विकसित बिहार जो है वो भी एकदम चमकता हुआ दिखा। अंतिम सवाल ये है आपसे कि जिस तरह से लोग दावे कर रहे हैं, कोई कह रहा है कि मैं 2.5 लाख वोट से जीतूंगा, कोई कह रहा है कि मैं सबसे आगे हूँ, आपको क्या लगता है कि आप किस जगह पे हैं और कितने वोटों से आप जीत पाएंगे? देखिए हमारा टारगेट करीब पूरा 20 लाख वोट है, जो पूरे वोट है। हम एक वोट भी किसी को नहीं देंगे। हम इस टारगेट बात करें तो, क्योंकि यार विकास से तो मुद्दा सबका जुड़ा हुआ है ना। हमारा तो मुद्दा कोई है नहीं कि आप इस जाति वाले दो नहीं तो वो जाति मार देंगे, उस धर्म वाले दो नहीं तो वो धर्म वाले आपको खा जाएंगे। ऐसा तो फिर है ही नहीं। मुझे हर जाति चाहिए, हर धर्म चाहिए। लेकिन जिससे आप प्रभावित हैं वो तो इस तरह की बात करते हैं। नहीं, देखिए अब पर्सनल लेवल्स पे मैं किसी का कुछ नहीं, हर आदमी का अपना तरीका होता है चीज़ों को रखने का, व्यक्त करने का। मैं विजन की बात कर रहा हूँ, मैं काम की बात कर रहा हूँ। तो प्रभाव आदमी इंसान से नहीं काम से होता है। तो मैं भी अपने पर्सनालिटी से किसी को प्रभाव करने की कोशिश नहीं करता हूँ। मैं IPS ऑफिसर था, ये था, वो था, मैं बहुत बढ़िया हूँ। नहीं, आप मुझे काम करने का मौका दीजिए, काम देखिए, नहीं होगा तुरंत आप मुझे छाट दीजिए। तो इस तरह से मैं अपने काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं प्रभावित पर से मैं बताऊँ तो इंसान के काम से ही होता है। तो गमछे का कलर तो है उसी तरह का, तो नहीं, ये तो सनातनी कलर है। मैं सनातनी, मैं एकदम कानिकुब्ज ब्राह्मण हूँ, मैं हिंदू आदमी हूँ। तो ये तो मतलब क्या घर का कलर है, ये तो बचपन से देखा है, तो नॉर्मल है। तो मेरे नॉर्मल है, मतलब अब देखिए, अब जिसने जो बचपन से देखा, प्योर वेजिटेरियन आदमी, शुद्ध शाकाहारी आदमी, तो ये घर के संस्कार है। तो ये घर में अब जाइए तो इसी टाइप के कलर्स के मिलेंगे। तो ये मिलते हैं, सफेद मिलते हैं, तो ये मुझे ठीक भी लगता है कलर, तो इसलिए लगाए। बक्सर की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपील यही करना चाहूँगा कि देखिए, आपकी बार ये इलेक्शन सच में बक्सर की अस्मिता की इलेक्शन है, ये आपके सम्मान का इलेक्शन है, आत्मसम्मान का इलेक्शन है। और इसके साथ मैं चाहूँगा कि आप सोच समझ के करिए, जो भी आप फैसला लीजिए, आप सभी को देख लीजिए, सभी को माप लीजिए, तोल लीजिए। आप ये मंदिर खाली अच्छा होने से भक्ति नहीं होती है, उसके अंदर बैठे देवता को भी देखना जरूरी है। कहने का मतलब सिर्फ पार्टी और सिंबल देखने से नहीं होगा, उसके अंदर बैठे कैंडिडेट को भी देखना जरूरी है। तो अल्टीमेटली जो भगवान आपको आशीर्वाद देंगे या जो भी होगा, वो कैंडिडेट ही होगा जिसका आशीर्वाद आपको मिलेगा या जो आपके लिए काम करेगा। तो उस पर ध्यान ज़रूर दीजिए, इन चीज़ों से निकलिए, इन चुगल से। मैं किसी पार्टी का विरोध नहीं कर रहा, मैं किसी भी दल का विरोध नहीं कर रहा। मैं कहूँगा हर दल को ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो बेस्ट कैंडिडेट चुन के दे, वो पब्लिक के साथ न्याय करे। बिकॉज हम बक्सरवासी ही नहीं, हम बिहारी और हम पूरा भारत, हम डिजर्व करते हैं पार्टनर एक अच्छा कैंडिडेट। हम नहीं डिजर्व करते हैं क्रिमिनल बैकग्राउंड का कैंडिडेट, हम नहीं डिजर्व करते हैं ऐसा कैंडिडेट जो अपने लिए पब्लिक सर्विस के नाम पे वो खुद के लिए जीता हो। हमें एक अच्छा कैंडिडेट दीजिए। मैंने पहले भी बोला था, आप मुझसे एक बेहतर कैंडिडेट दे दीजिए, मैं उसका झंडा उठाने को तैयार हूँ। मैंने ये भी ऑफर दिया था, यू गिव अ बेटर कैंडिडेट जिसको मैं कन्विंस होना चाहिए। भाई साहब को मुझे बिठा कन्विंस कर दिए कि भाई तुझसे बेहतर मैं काम करूंगा, मेरा ये चीज़ें हैं, मेरे पास ये पर, अब मुझे कन्विंस कर दीजिए, मैं आपका झंडा उठाने को तैयार। आप आजिए, मैं बताता हूँ, मैं आपका झंडा उठाने को तैयार हूँ। मेरे इस क्षेत्र को ठीक कर दीजिए। मेरे लिए नहीं है बॉस, मैं तो अच्छा पोस्ट पे बैठा था, मैं थोड़ी ना मैं पोस्ट के लिए आया हूँ। मैं पोस्ट पे बैठा था, मेरा करियर सेट था, वो सब छोड़ के आया हूँ। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मैं एक जुनून लेके आया हूँ, मैं एक जज्बा लेके आया हूँ। तो बस उसके लिए मैं काम करते रहूँगा और आगे बढ़ता रहूँगा। तो बक्सर आनंदमय हो जाएगा? बक्सर ऑलरेडी आनंदमय है जी। तो हमारे साथ थे आनंद मिश्रा जी, पूर्व IPS, और उन्होंने कहा कि बक्सर आनंदमय है और हो जाएगा। और इन्होंने कहा कि भारी अंतर से वो जीतेंगे। उन्होंने विकास के बहुत सारे विकास की बातें की और उन्होंने कहा कि बक्सर में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से संबंधित जो भी चीज़ें अभी तक नहीं हुई हैं, उनकी जीत के बाद वो सभी वो करने का प्रयास करेंगे। जीत और हार दोनों से भयभीत नहीं है। वो कह रहे हैं कि अगर उन्हें
एक भी वोट मिलता है तो बक्सर में ही रहेंगे। बक्सर से चंद्रकांत ने